नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार आपके बीच फिर। मैं इस बार जो पहला मुद्दा है प्रधान सेवक के सामने कि इस समय कोरोना के बाद एक जो बहुत बड़ी बीमारी है और वो उत्पन्न हुई बीमारी कोरोना के साथ उसका एक विशेष संबंध है, ब्लैक फंगस। उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? और ये एक ऐसी बीमारी है कि जिनको कोरोना हुआ है उनके साथ होने की संभावना एक बहुत ज्यादा है और इसमें मोर्टेलिटी रेट अर्थात मृत्यु दर 50% है। अर्थात 10 लोगों को अगर ब्लैक फंगस हो गया तो 5 का मरना तय है। ध्यान दीजिएगा, 50% मोर्टेलिटी रेट है, 50% मृत्यु दर है, अर्थात 10 को ब्लैक फंगस हुआ तो उनका मरना तय है। और ये बीमारी बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, नाक से होते हुए आंख और सीधा सर मस्तिष्क पर अटैक करती है। आपकी आंख जा सकती है, आंख निकालना पड़ सकता है, मस्तिष्क पर इसका असर हो सकता है और देरी होने पर मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हमने बताया है कि इसकी मोर्टेलिटी रेट 50% है। बीमारी का नाम ब्लैक फंगस है। महाराष्ट्र सरकार ने तो इसके बारे में तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन अन्य राज्यों में इसकी क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि कम से कम आके देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना से उत्पन्न हुई बीमारी है, कोरोना के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी तैयारी नहीं की। वो तैयारी चुनाव की कर रहे थे, वो तैयारी अपनी ख्याति की कर रहे थे। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम कोरोना से जीत चुके हैं। यही होता है, एक छोटी गलती करने पर एक बड़ी बीमारी कैसे उत्पन्न हो जाती है आपके सामने है। कोरोना और कोरोना से उत्पन्न हुआ ब्लैक फंगस। सबसे जो बड़ी बात है, जो समझने की बात है, जो जानने की बात है, जो ऑब्जर्व करने की बात है, जो सबको आपस में बैठकर बात करने की बात है कि लगभग गांव में हुआ या शहरों में हुआ, प्रत्येक जगह जो 85% लोगों को कोरोना होता है और अपने आप ठीक हो गया और 15% लोगों को इस अस्पताल की जरूरत पड़ती है, तो सबसे चिंता की बात यह है कि जिनको कोरोना हुआ होगा, ठीक हो गया होगा, उनको भी ब्लैक फंगस होने की पूरी संभावना है। अगर उन्हें हुआ, जो गांव में हैं, गांव में अस्पताल भी नहीं है, आंखों के डॉक्टर की वैसे भी बहुत कमी है, फिर उसके लिए जो मेडिसिन है वो भी मेडिसिन पर्याप्त मात्रा में भारत में उत्पन्न नहीं है। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी तबाही का रूप लेकर आ रही है जिसके बारे में ना कोई तैयारी है, ना इसके बारे में कोई प्रचार किया जा रहा है, ना राजनीतिक नेतृत्व खुल के सामने आ रहा है। तो इस समझने की बात है आने वाली विपदा कितनी बड़ी हो। सबको सावधान रहना है। आप ये मांग कीजिए, चाहे इसके लिए सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे व्हाट्सएप का प्रयोग करना पड़े, फेसबुक का प्रयोग करना पड़े, आप ये डिमांड करिए कि हमारे गांव में डॉक्टर होने चाहिए, जिससे किसी को थोड़ी सी भी शक हो, नाक के स्तर पे कोई प्रॉब्लम होती है, आंखों के स्तर पे कोई प्रॉब्लम होती है, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और तुरंत आप अस्पताल जाएं। अस्पतालों की भी बहुत कमी है, क्योंकि कोरोना अस्पताल सबको इन्होंने कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। आंखों के अस्पताल कहाँ गए? आंखों के अस्पताल तो वैसे भी बहुत कम है, आंखों के अच्छे डॉक्टर भी बहुत कम हैं। सरकार से जल्दी कहिए या आप अपने स्तर पे इंतजाम करिए, नहीं तो इसके भुक्तभोगी सभी होंगे, परिणाम सभी को भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व में यदि तानाशाही आ जाती है तो जिम्मेदारी कम हो जाती है और वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जनता के सामने आते नहीं, तो स्थितियां ऐसी होती हैं। इसीलिए प्रश्न पूछना शुरू करना होगा। प्रधान सेवक जी से मैं निवेदन करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जनता के सामने आइए, बताइए कोरोना से उत्पन्न हुई जो बीमारी ब्लैक फंगस है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? लोगों में डर बैठ रहा है, लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना के समय में अस्पताल नहीं मिलता था और इस आंखों का अस्पताल तो वैसे भी बहुत कम है। गांव के स्तर पे आप राजनीतिक नेतृत्व हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक के रूप में लाल किले से आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, तो
कम से कम सामान्य सेवक के रूप में जनता से जुड़ जाइए। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पे, छोटे स्तरों पे कुछ लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों को, चाहे वो जो भी केस हो, उनको अगर कानून के स्तर पे जेल में डाला जाता है, कानून का पालन होना चाहिए, लेकिन यदि वे लोग सेवा कर रहे हैं उस समय, वो लोगों को दवा किसी ना किसी तरीके से दिलवा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आपका सिस्टम फेल है, आपके तरीके फेल हैं, आपके विचार फेल हैं, आपकी नीयत फेल है, आपकी इच्छा फेल है, इसलिए वो लोग जनता में आके जनता की सेवा कर रहे हैं। आपको उनके साथ मिलकर सेवा करना चाहिए, ये नहीं कि पुरानी फाइलों को खुलवा के, पुराने तरीकों से, कानून के उल्लंघन के नाम पर उनको जेल में डाल दो, उनसे पूछताछ करो, उनको परेशान करो। इससे होगा क्या पता है? बहुत बड़ी तबाही आएगी। सच्चे लोग भी जनता की सेवा करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि आप जो सेवा करने आ रहे हैं उनको आप जेलों में डाल रहे हैं, उनके पीछे आप सीबीआई लगा रहे हैं, उनके पीछे आप पुलिस लगा रहे हैं। एक तो आप जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से अगर कोई जनता की सेवा करने आ रहा है तो आप उसको परेशान कर रहे हैं। यह बहुत दुख की बात है। आपकी इमेज बने तो अच्छी है, दूसरे की इमेज बने तो खराब है। ये इमेज अपनी और दूसरे की नहीं है, ये इमेज भारत की बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आपको अगर इमेज ही बनानी है, आपको प्रतिस्पर्धा ही सेवा का करना है, आप दूसरे से बड़ी लकीर खींचिए, आप अपने विचारों को जमीन पे उतारिए, लोगों की सेवा करिए, अस्पतालों की व्यवस्था दीजिए, और आप ये सोचें कि भारत की जनता बातों को समझ नहीं रही है तो वो अच्छे तरीके से समझती है। कानून का उल्लंघन आपने किया, किस स्तर पे किया? बड़ी से बड़ी रैलियां की, जिस समय कोरोना की तैयारी करना था। भारत से बनी हुई वैक्सीन विदेशों में निर्यात हो गई। ये बात भारत की जनता अच्छे से समझ रही है। वो बोलती है, किस वक्त बोलेगी ये तो नहीं पता, लेकिन बोलेगी। इसलिए जो लोग समाज में सेवा कर रहे हैं उन्हें परेशान मत कीजिए। इस समय हाँ, वो कोई गलती कर रहे हैं तो सामान्य स्थिति आने पर उनके स्तर पे आप कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल। अगर पुराने समय में वो कोई क्रिमिनल कार्य किए हैं तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस समय नहीं, क्योंकि इस समय वो गरीबों की सेवा कर रहे हैं। जो लोग मरने के स्तर पे होते हैं, वो कुछ लोगों को दवा के माध्यम से ऑक्सीजन दिला के, अस्पतालों में बेड दिला के बचा लेते हैं। और ये आपके लिए शर्म की बात है कि किसी को मदद चाहिए तो किसी का सहारा ले रहा है। इसका मतलब आपका सहारा, आपके सहारे पर लोग अब नहीं टिके हुए, आप पर भरोसा नहीं है, आपके सिस्टम पे भरोसा नहीं है, आपकी अस्पतालों पे लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं अस्पताल जाऊंगा तो लोग मेरे को ले लेंगे। इसका मतलब लोग इसीलिए लोगों से सिफारिश ले रहे हैं, इसीलिए कुछ लोग समाज में आके काम कर रहे हैं। अगर समाज में सभी लोगों को ये सुविधाएं मिल जाती तो लोग किसी का सहारा लेने के लिए ना आते। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। एक बात जो इससे संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं, जब कानून व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं करती, लोगों का विश्वास कानून से उठने लगता है, या उन्हें न्याय मिलने में देरी होती है, या न्याय पाने के लिए परेशान होते हैं, तभी वो कुछ लोगों से सहारा लेने के लिए जाते हैं, और वही लोग बाद में क्रिमिनल के रूप में उत्पन्न होते हैं। वो क्रिमिनल कानून के लिए हो सकते हैं, लेकिन वो अपने समाज में लोगों के लिए हीरो बन जाते हैं। आप समझिए क्यों बनते हैं। इसका मतलब आपका प्रशासन सही तरीके से काम नहीं करता, उनको न्याय दिला नहीं पाता। बात ये होती है, आप सिस्टम को सही करिए। लोगों से व्यक्तिगत स्तर पे कोई मदद लेने के लिए नहीं जाएंगे, लोग सिस्टम के पास जाएंगे, क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है। रेमडेसिविर मिलनी चाहिए अस्पतालों में, मिलनी चाहिए दवा के स्टोरों पर, वहां पे है नहीं, इसलिए लोगों के पास जाते हैं। लोग अप्रोच लगाते हैं, अस्पतालों में बेड ही नहीं है, इसलिए लोग फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं, या क्षेत्र में पहुंचे हुए लोग के पास जाते हैं, उनके माध्यम से मिलता है। तो इसीलिए
निवेदन यही है प्रधान सेवक जी कि यदि आप सिस्टम सही नहीं कर पा रहे हैं तो जो लोग मदद कर रहे हैं उनको अगर अंदर कर रहे हैं तो आपके प्रति लोगों का विश्वास न केवल कम हो रहा है बल्कि तेजी के साथ घट भी रहा है, क्योंकि एक तो ना तो आप अच्छा काम कर पा रहे हैं और ना उस कार्य में गति है, और दूसरे जो लोग कर रहे हैं आप उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अगला मुद्दा जिस पे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं वो ये है कि अनाथ आश्रम में कितने बच्चे इस समय हैं, उनमें से कितने बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए और कितने बच्चे एक्सपायर कर गए, और कितने बिना ऑक्सीजन के और कितने बिना बेहतर इलाज के एक्सपायर कर गए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो जागरूक है, जो अधिकारों को जानता है, जो अस्पतालों तक पहुंचना जानता है, यदि उसके साथ ये अव्यवस्था हो रही है तो उन बच्चों के साथ क्या होगा जो बच्चे सरकार के ही भरोसे हैं। और जिस समय राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता होती है उस समय आप केवल अकेले एक तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। ये बेहतर बात नहीं है। आप पक्ष विपक्ष सभी के साथ मिलिए, सभी की बातों को सुनिए, तभी आपकी योजनाएं या कुछ बेहतर बातें जमीन पर उतर सकती हैं। नहीं तो आप केवल प्रधानमंत्री से ट्विटर मंत्री बनकर ही रह जाएंगे। और अब लोगों के सामने ये बातें आ रही हैं। मैं उन मंत्रियों से भी कहना चाहता हूं, चाहे वो राजनाथ हो या नितिन गडकरी हो, यदि आप प्रभावी हैं, आप सरकार में उच्च पदों तक पहुंच चुके हैं, तो आप आवाज उठाइए, आप अपनी बात रखिए। ऐसा ना हो कि बीते हुए समय में लोग आपको भी ये कहें कि आप कम से कम बोल सकते थे, आपने बोला नहीं। मुझे ये पता है कि जब किसी देश में एक व्यक्ति के नाम पे वोट पड़ता है तो संसदीय व्यवस्था पूरी की पूरी धराशायी हो जाती है। इसलिए धराशायी हो जाती है क्योंकि जब एक व्यक्ति के नाम पर वोट पड़ता है तो एक व्यक्ति की ही चलती है। संसदीय व्यवस्था में लोगों को कैंडिडेट के नाम पर वोट देना चाहिए, क्योंकि जब कैंडिडेट के नाम पर वोट दिया जाता है तो कैंडिडेट अपने क्षेत्र की देखभाल बेहतर तरीके से करता है। यदि उसके क्षेत्र में कोई अव्यवस्था होती है तो अपने मुद्दों को उठाता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा अस्तित्व यहाँ की जनता से है। लेकिन जब वो ये समझ लेता है कि हमारा अस्तित्व एक व्यक्ति से है, तब वो व्यक्ति के साथ काम करता है, जनता के लिए नहीं। कुछ ऐसा ही इस बार हुआ है, पहले भी हुआ था, और जब भी ऐसा होगा एक तानाशाही व्यवस्था जन्म लेगी। वो केवल अपने इमेज के लिए हर कार्य करेगी, दूसरा व्यक्ति उसके पैरेलल अगर कोई बेहतर कार्य करता है तो उसको रोकने का पूरा प्रयास होगा। मैं सत्येंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।